हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज ये जो क्लास है ये हरियाणा पुलिस डाटा क्लास थर्ड है। दो क्लास इससे पहले हो चुकी है। जो ये वाली क्लास है इसके अंदर जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में पारित हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेक्शन उसमें था जो अब नहीं है और कौन सा इनके अंदर लागू हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहले कानून थे वो आईपीसी। आईपीसी होता है इंडियन पेनल कोड। ये आया था 1860 के अंदर 1860। एक थी सीआरपीसी जो आई थी 1973 में। ठीक है, 1973 के अंदर सीआरपीसी मीन्स होता है क्रिमिनल प्रोसीजर। और थर्ड है एविडेंस एक्ट, वो आया था 1872। पहले ये इस टाइम जो पुराने थे वो उस टाइम ये कानून आए थे। अब क्या चेंज हुआ है इनके अंदर, जो भारतीय न्याय संहिता है आईपीसी है उसको बोल दिया भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, जो सीआरपीसी है उसको बोल दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो एविडेंस एक्ट है उसका नाम दे दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक, जो आईपीसी कोड है, आईपीसी है इसके अंदर जो अपराधों की परिभाषा मतलब कैसे क्या है और सजा को डिफाइन करता है। और जो सीआरपीसी है इसके अंदर दंड प्रक्रिया होती है कि उसके अंदर अपराध की जांच होती है और जो अदालती प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करती है सीआरपीसी। और अब क्या है वो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये कब पारित हुए? ये पारित हुए 21 दिसंबर 2023। किसकी स्वीकृति से? राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 25 दिसंबर 2023। और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024। तीनों इंपोर्टेंट डेट है। किसकी सिफारिश पर बदले गए? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 21वां एंड 22वां लॉ कमीशन। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म की सिफारिश। एक और सेकंड है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन होम अफेयर पे जो काम करती है उसने इसके ऊपर रिव्यू भी दिया है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट की रिव्यू पे। तो ये थे जिनकी सिफारिश पर बदले गए। दोनों पॉइंट हमें पता होने चाहिए। बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी चीज अगर चेंज हुई है तो पहले वाले में कुछ ना कुछ कमी होगी, उनको सोल्व करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए इनमें चेंज हुआ है। और कौन कौन सी जो कमी है जिनको चेंज करना था? एक तो औपनिवेशिक सोच समाप्त करना। औपनिवेशिक क्या होता है कि है ना, किसी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, जैसे इंडिया पर ब्रिटिश का। तो ऐसे राजनीतिक और हर साइड से अपना नियंत्रण स्थापित करना, उस सोच को समाप्त करना है। त्वरित न्याय, जल्दी से न्याय मिले, पीड़िता को केंद्र में रखना, मतलब जो भी पीड़ित है उसी को सेंटर में रखना, राष्ट्र की सुरक्षा को सेंटर में रख के कि राष्ट्र की सुरक्षा भी बनी रहे। और टेक्नोलॉजी यूज, जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके बिना तो अब एक मानव जीवन ही चलना मुश्किल हो गया, ऐसा काम हो गया। टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो गए हम। टेक्नोलॉजी यूज जैसे अगर कोई भी कहीं पर भी कुछ हो जाता है, लड़ाई वगैरह, तो है ना वीडियो अगर है आपके पास में, ये सबसे बड़ा प्रूफ माना गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेन टॉपिक पे, भारतीय न्याय संहिता। किसको चेंज किया है यहाँ पे? आईपीसी की जगह ले लिए इसने। आईपीसी कब थी? 1860। और ये कब आई है अपने पास? 31 जुलाई, 1 जुलाई 2024। बीएनएस कब आई? 1 जुलाई 2024। साथ साथ ही याद हो जाएंगी। टोटल सेक्शन कितने हैं? 358। कितने सेक्शन है? 358। क्राइम प्लस पनिशमेंट लॉ, क्राइम प्लस पनिशमेंट लॉ। जो भारतीय न्याय संहिता 164 साल पुरानी आईपीएस 1860 में जो थी उसकी जगह ली है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना। जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, इसके नए जोड़े गए अपराध धाराएं। संगठित अपराध, ये आ गया धारा 111 के अंदर। आतंकवादी कृत्य है अगर कोई, तो धारा 113 के अंदर। भीड़ द्वारा हत्या, वो है धारा 103 और उसका ही पार्ट है 2।
देश की संप्रभुता का खतरा 152, महिला के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार सेक्शन 63 से और 72 तक। फिर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी सेक्शन 318, सामुदायिक सेवा की सजा सेक्शन 4F एंड 23 बच्चों की तस्करी उसके अंदर धारा है 143 और झूठी सूचना से सार्वजनिक अशांति करना वो है धारा 197 के अंडर। महिलाओं के विरुद्ध नए अपराध बीसी के अंदर है और हिट एंड रन का सेक्शन 106 जो जिसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर है हिट एंड रन। और जो अपराध पहले थे लेकिन अब नहीं माने गए हैं वो क्या है, सरकार की आलोचना करना पहले था कि एक अपराध में, लेकिन अब वो सरकार की आलोचना करना अपराध के अंदर नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन या अगर धरना करने हैं वो भी कोई अपराध नहीं है। कोई भी किसी को भी अगर कुछ भी गलत लग रहा है, अगर वो अपनी बात जनता के सामने धरना रख के या बैठ के कहीं पर इकट्ठे करके अपनी बात सामने ला रहा है तो वो गलत नहीं है। सहमति से बने निजी यौन संबंध, दुर्घटना प्लस मदद करना हिट एंड रन नहीं है। अगर मान लो हमने किसी को एक्सीडेंट हो गया बाई चांस किसी से हमारी गाड़ी का और हम भागे नहीं है, उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो इस केस में नहीं आता। आत्मरक्षा में किया गया कार्य, अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कानूनी कर्तव्य निभाते समय किया गया कार्य, बच्चों द्वारा किया गया कार्य, मानसिक असमर्थता की अवस्था में किया गया कार्य, दुर्घटना या अनजाने में हुआ कार्य, ये सभी है ना अभी उससे हटा दिए गए हैं। बीएनएस में इनको अपराध नहीं माना गया है। फिर नेक्स्ट है धार्मिक आस्था का शांतिपूर्ण पालन करना, आत्महत्या करना भी इसके अंदर नहीं है। मानसिक पीड़ा में आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या के लिए उकसाना अपराध है। देखो फर्क है इन तीनों में। अब आत्महत्या करना भी अब उसमें नहीं माना कि अपराध में है, मानसिक पीड़ा में आत्महत्या का प्रयास भी नहीं है, लेकिन अगर आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं ना किसी को तो वो अपराध में है। अगर एक्सीडेंटल डेथ है ठीक, वो भी इसके अंदर नहीं है। और रिस्क लेते हुए किया गया कार्य, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु और सेल्फ सैक्रिफाइस या हैंगर स्ट्राइक, अगर भूख हड़ताल होती है उसके अंदर भी अगर डेथ होती है तो वो इसके अंदर नहीं है। ओके, ये सब सेक्शन है। मैं तो एक बार 2-3 बार रीडिंग कर लोगे तब याद हो जाएंगे कि कौन से अपराध पहले थे लेकिन अब नहीं है, और कुछ सेक्शन है वो। क्राइम है इस जो ये है, ये वाला लाइन में क्राइम है, इसमें सेक्शन है और इसमें है कि उसके अंदर क्या किया होगा, किसके कारण है। मर्डर है 103 धारा के अंदर, अगर कोलेबल होमसाइड है वो 101 के अंदर, रेप 63 के अंदर, किडनैपिंग 137 के अंदर, 139 भी तक, थेफ्ट चोरी 303 तक, रॉबरी 309 तक और डकैती 310 में, चीटिंग 318 और क्रिमिनल इंटिमिडेशन वो है 351, थ्रेट धमकी वगैरह जो दी जाती है ना वो चीटिंग में आता है। फ्रॉड कर दिया, डकैती में रॉबरी आ गई है, अगर हमने कोई लुटेर की है तो वो। अगर थेफ्ट विद वायलेंस है तो वो आ जाती है रॉबरी के अंदर। अगर डिसऑनेस्ट कहीं पर किया वो आ जाती है थेफ्ट में। और किडनैपिंग में आता था अपहरण वगैरह कर दिया। और ये कुलपेबल होमसाइड में आता है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, ठीक है। और एक मर्डर इंटेंशियल किलिंग की हमने, मतलब हमारा एम ही था, उद्देश्य ही था कि इसको हमें मारना है, ठीक। मर्डर 103 और ये अगर हम विदाउट इंटेंशन अगर किसी की डेथ होती तो 101, रेप 63, किडनैपिंग 137, 139, चोरी 303, रॉबरी 9, ये सारी ऐसी हैं तो ये सीरीज में ही है 3, 9, 10, 18। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अंदर कितने सेक्शन है? 531 सेक्शन। प्रोसीजर ला यह बताता है कि अपराध के मामलों में प्रक्रिया कैसे चलेगी, ठीक है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है सीआरपीसी 1973 की जगह ले ली है। इसमें तकनीक का सबसे ऊपर रखा गया है। सरकार ने न्याय की रफ्तार बढ़ाने के लिए टाइम लिमिट सेट कर दी है। टाइम लिमिट सेट करने का मतलब है कि जैसे कोई भी केस है तो उसके अंदर टाइम बाउंड कर दिया
इन ये लगा लो कि फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ के अंदर आपको ये वाला केस सॉल्व आउट करना है, तो इससे न्याय की रफ्तार बढ़ेगी कि जल्दी जल्दी केस सॉल्व होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्यों लाया गया, क्या प्रॉब्लम रही होगी सीआरपीसी में? एक तो ये ब्रिटिश काल का कानून है, एक जांच और ट्रायल में बहुत देरी होती है, पीड़ित के अधिकार कमजोर है, उसको सेंटर में नहीं रखा जाता, तो टेक्नोलॉजी का भी कम उपयोग होता है इसके अंदर। अब इसका उद्देश्य क्या है? एक तो तेज और निष्पक्ष न्याय मिले, नागरिक केंद्रित रहना चाहिए था, टेक्नोलॉजी आधारित कर दी और पारदर्शिता कर दी, मतलब ट्रांसपेरेंसी कर दी कि है ना, कोई ये नहीं है कि जो नागरिक है, जिसके पीड़ित है जो, उसको ये नहीं पता चले कि क्या कुछ हो रहा है, तो वो सब है ना उसके सामने ही रहेगा, उसको सब पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसी प्रोसीजर हुई है। बीएनएसएस की विशेषता क्या है? टाइम बाउंड जस्टिस, न्याय की रफ्तार बढ़ाने के लिए टाइम लिमिट है। मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई भी दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी, क्योंकि ये है कि जल्दी जल्दी काम बनेगा तभी जाके ही न्याय मिलेगा। जजमेंट की ट्रायल खत्म होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है। चार्जशीट पहली एफआईआर के बाद 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। फोरेंसिक में क्या अनिवार्य है? क्या है कि जो भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य है उन सभी अपराधों में जिनमें सजा 7 साल या उससे अधिक है, 7 साल या उससे अधिक सजा है, उनमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य कर दिया। डेमिट रजिस्ट्रेशन, पुलिस अधिकारी एफआईआर से मना करता है तो नागरिक अब एफआईआर के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसे 3 दिनों के भीतर स्वीकार करना होगा। कैसी एफआईआर दर्ज हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। एफआईआर से क्या क्या जुड़े बदलाव है? जो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर है वो किसके अंडर है? वो है सेक्शन 173। जीरो एफआईआर को कानूनी ताकत, ये किस सेक्शन में है? 173 में। ठीक, अपराध कहीं पर भी हुआ हो लेकिन एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, वरना ऐसे घुमाते रहते हैं कि हमारे एरिया की नहीं है, ये हमारे एरिया की नहीं है। तो अब क्या है, अब है ना, कहीं पर भी हुआ हो और हम किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं अपने एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन में क्या बदलाव हुए हैं? टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 173, 176 और 193। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल एक्स्ट्रा द वैलिड एविडेंस है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हमारे पास में ऐसा कोई प्रूफ है कि हाँ ये काम इस के थ्रू हुआ है, तो वो है एक वैलिड एविडेंस। सर्च, सीजर एंड अरेस्ट में बदलाव किया गया है। तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है अरेस्ट के समय अधिकार, वो किसके अंडर है? 47। गिरफ्तारी के समय कारण बताना होना चाहिए, वकील से मिलने देना चाहिए और परिजनों को भी सूचित करना चाहिए। ये नहीं किसी भी गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के समय कारण भी बताया जाना चाहिए, वकील से भी मिलने देना चाहिए, तब परिजनों को सूचना भी। अरेस्ट लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये किसके अंदर है? सेक्शन 35। गिरफ्तारी ओनली इफ नेसेसरी। पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, वो किसके अंदर है? 187। लिमिट क्लियर होनी चाहिए। समन्स एंड नोटिस भी है ना 64 और 65 सेक्शन के अंदर है ना, एसएमएस से, ईमेल से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा सकते हैं। पहले ये था कि है ना पोस्ट से ही आएंगे, लेकिन अब एसएमएस से, ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक से भी भेजे जा सकते हैं। विटनेस प्रोटेक्शन, गवाही, वो सेक्शन है 398। ठीक है। गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अलाउड है, कॉन्फ्रेंस से भी हमें गवाही दिला सकते हैं, और जो विटनेस है उसकी भी प्रोटेक्शन भी जरूरी है। विक्टिम राइट्स क्या क्या है? ये सेक्शन 230 के अंदर है और पीड़ित का अधिकार है एफआईआर दर्ज करवाने का, तब जांच की जानकारी पाने का, तब मुआवजा, निष्पक्ष एंड तेज ट्रायल। भाई ये सीधी बात है, कोई भी पीड़ित हो तो एक निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और जल्दी भी होनी चाहिए। गिरफ्तारी के अधिकार 35, 47 और 57 इसके इस सेक्शन के ये अंडर है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील करने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी,
अवैध हिरासत से सुरक्षा। ये हम गिरफ्तारी के अधिकार हैं। अगर कोई भी है क्रिमिनल तो उसको ये अधिकार देती है बीएनएसएस कि हाँ आपको इनकी परमिशन है। और हथकड़ी कब अलाउड है? हथकड़ी सेक्शन 43(3) से हथकड़ी लगाना सामान्य नियम नहीं है। ये कब लगती है? जब आतंकवादी की बात हो रही हो या फिर आतंकी अपराधी हो, कि ये है कि कोई से आदत हो गई है उसको उस चीज का अपराध करने की, तो उस सब में हथकड़ी की जरूरत है। दो ये आतंकवादी और आतंक अपराधी में। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं कि अंडर बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या होता है। सबसे पहले स्टेप एफआईआर की सेक्शन के अंडर 173। स्टेप 2 इन्वेस्टिगेशन हुआ सेक्शन 176 और 193, 73 से 76, 76, 93। स्टेप 3 क्या है? अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट में सेक्शन है 47। फिर है चार्जशीट। चार्जशीट है वो सेक्शन 193 और उसका पार्ट 3। और फिर ट्रायल है वो है सेक्शन 230 के अंदर। और स्टेप 6 क्या है? जजमेंट और कंपेंशन, वो है 395 और 398 के अंदर। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस 2023, 1 जुलाई 2023 को ये लागू हुए हैं। इसके अंदर कितने सेक्शन है? 170। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को अब नाम दे दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है? वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता। ये किसके अंदर है? सेक्शन 21D एंड सेक्शन 63। नेक्स्ट है 65B प्रमाण पत्र की जटिलता कम। ये किसके अंदर है? केवल तकनीकी कमी के कारण डिजिटल साक्ष्य खारिज नहीं होगा। मान लो कि अगर कोई भी तकनीकी कमी है उसके कारण ही डिजिटल नहीं होगा, प्रमाण पत्र की जटिलता कम हुई है। ठीक है, थर्ड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही हो सकती है। ये है सेक्शन 55 के अंदर। डिजिटल व्यवहार और डिजिटल फुटप्रिंट, ये सोशल मीडिया की गतिविधि है ना, ये ऑनलाइन व्यवहार, ये साक्ष्य बन सकता है। ठीक है, ये बनेगा साक्ष्य कि डिजिटल जो इलेक्ट्रॉन गतिविधि है वो। डिजिटल रिकॉर्ड पर धारणा मजबूत हुई है, वो सेक्शन 85A और 85B के अंदर। और एक फोरेंसिक व वैज्ञानिक साक्ष्य का अधिक महत्व। क्या हटाया गया है? वो हटाया गया है औपनिवेशिक भाषा एंड पुराने उदाहरण हटाए गए हैं। औपनिवेशिक मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चीज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, चाहे वो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, इन सब के अंडर हो। केवल कागजी साक्ष्य की सोच खत्म, तो जरूरत से ज्यादा तकनीकी अड़चने हटाई है। ये थे अपने बीएनएस जो आईपीसी और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों इसके अंदर अपने कवर हो गए हैं। और अभी में कुछ न्यू चेंजमेंट और कुछ हुआ तो पेपर के तक मैं एक और वीडियो बना के इनकी डाल दूंगी। ये हरियाणा पुलिस की डाटा की वीडियो कंप्लीट हो गई है, 3 वीडियो के अंदर है हरियाणा पुलिस डाटा। आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होंगी। एग्जाम ओरिएंटेड है, ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा का टाइम खराब करूंगी मैं आपका, नहीं। जितना टाइम मिले उसमें बस अपनी स्टडी करो, अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना जरूरी है, तब जाके ही एग्जाम क्लियर होके एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यही एक टीचर के लिए मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू सो मच।